यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। रिवीजन लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। एंड आज के लेक्चर में मैं रिवाइज कराने वाला था एक चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग पैरा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लेकिन किसी बच्चे ने मैसेज किया कि सर AS20 अभी तक आपने रिवाइज नहीं कराया है, AS20 बड़ा है, रिवीजन करा दो, उसके बाद हम चैप्टर पे आएंगे। तो ठीक है, एक AS20 अर्निंग पर शेयर रिवीजन करते हैं। AS20 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी चैप्टर, बहुत ही इजी चैप्टर है, कैलकुलेटिव चैप्टर है, प्रैक्टिकल एंड इंपॉर्टेंट भी है, आई अटेम्प्ट में आते रहता है। ठीक, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट अकाउंट को रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, AS20 अर्निंग पर शेयर। इसकी अगर मैं कवरेज की बात करूं तो AS20 का ऑब्जेक्टिव हमें पता होनी चाहिए। दूसरा, एप्लीकेबिलिटी। थर्ड, कंप्यूटेशन जो ये AS सिखाता है, किस चीज की कंप्यूटेशन? एक नंबर बेसिक EPS और दूसरा डाइल्यूटेड EPS और चौथी चीज है डिस्क्लोजर। इंपॉर्टेंट क्या है? तो यहीं से क्वेश्चन आना है, ये इंपॉर्टेंट है और सारा तो थ्योरेटिकल पॉइंट है, छोटा मोटा। कंप्यूटेशन इंपॉर्टेंट है, चाहे बेसिक EPS पे क्वेश्चन है या डाइल्यूटेड पे क्वेश्चन, प्रैक्टिकल इन्हीं पे आता है। सिंपल सी बात है, देखना है इसका नाम क्या है, अर्निंग पर शेयर। यानी कि उन्हीं पे लगता होगा जिनमें शेयर कैपिटल है। पर शेयर अर्निंग निकालना है तो यानी कि अर्निंग पर शेयर सिर्फ कंपनियां निकालते हैं, कंपनी में ही शेयर कैपिटल होता है। अगर मैं स्टार्ट करूं तो जरा एप्लीकेबिलिटी पे आना। अगर SMC है तो सिर्फ उन्हें बेसिक EPS निकालने की जरूरत है, डाइल्यूटेड EPS निकालने से वो एग्जिम्ट है। एंड नॉन SMC है तो उन्हें, अब SMC नॉन SMC क्या होता है ये आपको बेसिक चैप्टर में, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेसिक चैप्टर है, AS एंड IND-AS की एप्लीकेबिलिटी पे, कि किन पे अप्लाई होता है, कौन कौन सा AS पार्टली एग्जिम्ट है, कौन कौन सी AS किसी पे फुल्ली एग्जिम्ट है। ठीक, किन पे AS लगता है, किन पे IND-AS लगता है, बोलोगे तो अंत में उसका भी रिवीजन करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बेसिक चैप्टर है, खुद से भी करोगे तो हो जाएगा। इन्हें बेसिक EPS एंड डाइल्यूटेड EPS दोनों निकालने की जरूरत है। दूसरा, पढ़ क्यों रहे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस AS? तो ये AS हमें दो चीजें बताता है। एक तो EPS निकालना, डिटर्मिनेशन ऑफ EPS, अर्निंग पर शेयर निकालेंगे कैसे, और दूसरा प्रेजेंटेशन, यानी कि उसको डिस्क्लोज कैसे करेंगे, दिखाएंगे कैसे, कहां पे दिखाएंगे, इसके बारे में। तो लिख दू ये लाइन। ऑब्जेक्टिव क्या है इस AS का? टू डिस्क्राइब प्रिंसिपल, टू डिस्क्राइब प्रिंसिपल फॉर डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ EPS का मतलब क्या है? कंप्यूटेशन, निकालना बताएगा ये AS। हम सीखेंगे ये AS हमें क्या बताएगा, EPS निकालना। एंड प्रेजेंटेशन, निकालने के बाद उसको डिस्क्लोज कैसे करना है, कहां पे करना है, प्रेजेंटेशन। आगे मैं ये लाइन लिखवाऊंगा, EPS का प्रेजेंटेशन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में करते हैं ऑफ अर्निंग पर शेयर। मोटा मोटी अगर बोलूं तो दो चीज है जो हम सीखेंगे। एक तो EPS का कंप्यूटेशन, निकाले कैसे,
ठीक, ये बताएगा यस। और दूसरा प्रेजेंटेशन, कंप्यूटेशन तो आगे देखेंगे, प्रेजेंटेशन अभी मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाते हैं कहाँ पे, ऑन द फेस ऑफ, दोबारा लिखवाऊंगा पर ये भी लिख लो, लिख ही रहे तो अच्छा रहता है, ऑन द फेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अभी तक आप जो पीएल बनाते हो वो पैट निकालते हो वहीं तक, है ना, पर रियल में जो पीएल बनता है पैट के बाद भी कुछ चीजें होती है, ईपीएस निकाल के दिखाना होता है। सर ईपीएस निकालना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, मैंडेटरी है। ठीक, कहाँ पे दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाएंगे, हम तो वर्टिकल फॉर्मेट में बनाते हैं, करेक्ट। पैट निकालने के बाद नीचे ईपीएस भी दिखाना होता है। आगे देखेंगे बेसिक एंड डाइल्यूटेड क्या होता है, पर जब डिस्क्लोजर लिखाऊंगा तो ये दोनों लिखना जरूरी है कि बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों ईपीएस निकाल के दिखाना जरूरी होता है, वो डिस्क्लोजर का पार्ट है। चलो, ऑब्जेक्टिव समझ में आया, ऐसा क्यों क्यों करते हैं, ईपीएस क्यों निकालते हैं, तो लिखो दूसरी लाइन, लिख लो फिर समझाता हूं। फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ईयर, 2 साल का कंपैरिजन हो पाए, और या फिर एक ही साल में दूसरे एंटिटी से कंपैरिजन हो पाए, या फिर और बिटवीन टू एंटिटी विद इन सेम ईयर। इसका मतलब है कि सर जो कंपैरिजन है ईपीएस का, ये दो तरीके से देख सकते हैं। मान लो ये ए लिमिटेड है, करेक्ट, 2021 में और 22 में इसका ईपीएस था 20, अगले साल ईपीएस अगर निकलेगा तो मान लो लिखा हुआ है 2022-23 में ईपीएस है 15। ये है कंपैरिजन किसका, एक ही कंपनी का डिफरेंट ईयर का। इससे क्या पता चलता है, ईपीएस से हमें पता चलता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन। ईपीएस एक रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पार्ट है। देखो देख के पता चल रहा है कि नहीं कि अर्निंग पर शेयर पिछले साल से डिक्लाइन हुआ है, ठीक, अर्निंग पर शेयर कंपनी का पिछले साल से घटा है। अर्निंग पर शेयर भी एक डिटरमिनेंट है मार्केट प्राइस का, कंपनी का शेयर प्राइस कितना होगा इसमें अर्निंग पर शेयर का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक। कंपनी की कमाई अगर बढ़ रही है, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, तो मार्केट प्राइस बढ़ता है, गिर रहा है तो गिरता है। दूसरा तरीका क्या है कि सर सिंपल मान लेते ये ए लिमिटेड है, इसका 2022-23 में ईपीएस है 15, करेक्ट, ये रहा ना ईपीएस, ये एग्जांपल ले लिया। हम इसको कंपेयर दूसरे कंपनी से कर सकते हैं, हमारी इंडस्ट्री में दूसरा जो कंपनी है मान लेते हैं बी लिमिटेड, उसका है 30। तो दो कंपनियों का भी कंपैरिजन हो सकता है एक ही साल में कंपेयर करके, कि हमारा कंपटीटर कितना अर्निंग पर शेयर जनरेट किया, हमने कितना किया, या फिर एक ही कंपनी का 2 साल का भी कंपैरिजन हो सकता है। हाँ, पर ये एएस बना ही है दो चीजों के लिए, कि भैया एक तो हमें सिखाता है निकाल के दिखाइए, कंप्यूटेशन एंड प्रेजेंटेशन पीएल में ही दिखाना होता है, और दूसरा इसलिए क्यों निकालते हैं बताओ, कंपैरिजन के लिए, कि परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर पाए। समझ में आया क्या, पहले एग्जांपल में ये कौन सा कंपैरिजन है, कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट ईयर, और दूसरा जो एग्जांपल मैंने दिया ये कौन सा कंपैरिजन है, कंपैरिजन बिटवीन टू एंटिटी विद इन सेम ईयर, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ टू एंटिटी इन सेम ईयर, ठीक है। चलो, ये था इसका ऑब्जेक्टिव।
हमने एप्लीकेबिलिटी देख लिया है ना, और ऑब्जेक्टिव देख लिया। डिस्क्लोजर थोड़ी देर में देखेंगे। अब आते हैं कंप्यूटेशन पे, ईपीएस निकाले कैसे, उसमें भी सबसे पहला है बेसिक ईपीएस। ठीक है, थर्ड नंबर कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस। जो नॉर्मली आप ईपीएस पढ़ते हो ना फाइनेंस में, ईपीएस निकालना किसी साल का, उसी को बोलते हैं बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस कुछ नहीं है, एग्जैक्ट जो नॉर्मल अर्निंग पर शेयर है किसी भी पीरियड का, उसको बेसिक ईपीएस बोलते हैं। ठीक, निकालने का तरीका क्या है ईपीएस का? सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। अब देखो, बिना नोट लिखवाए अगर रिवीजन कराऊं तो मोर देन सफिशियंट है 1 घंटा 20 मिनट। अगर नोट्स लिखवा के और सारे टॉपिक पे क्वेश्चन करवा के रिवीजन कराऊं, 2 लेक्चर लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा कंटेंट है। 5-6 टॉपिक बेसिक में है, फिर 5-6 टॉपिक डाइल्यूटेड में है, 10-12 टॉपिक पे क्वेश्चन कराना संभव ही नहीं है एक लेक्चर में। इसलिए कोशिश रहेगी अपनी कि बेसिक ईपीएस बढ़िया से डिटेल में एक एक क्वेश्चन करके खत्म कर दे अभी, और कल के लेक्चर में डाइल्यूटेड ईपीएस को डिटेल में, क्योंकि डिटेल में बढ़िया से पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा लेक्चर पढ़ाना पड़ेगा टाइम। आप लोगों के पास तो टाइम ही टाइम है, मई में एग्जाम है, बढ़िया से डिटेल में पढ़ाई करो। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाई, वैसे क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, और ये जो नंबर ऑफ शेयर होता है ना, ये होता है वेटेड एवरेज। देखेंगे वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं, बारी बारी आते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अपना ये, इसको शॉर्टकट पे ई ए ई बोल सकते हैं, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। चलो, तो सब पहले देखते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी कैसे निकलेगा। ये निकलता है पैट अब पैट से पहले का कैलकुलेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं, पैट आपको देगा एग्जाम में। ठीक, जैसे हम पैट निकालना सीखते हैं, शेड्यूल 3 में भी आपने पढ़ा है, फाइनेंस में भी पढ़ा है। ठीक है, सेल्स में सारे खर्चे उर्चे घटा के जब पीबीटी आएगा, पीबीटी से टैक्स वैक्स घटा के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, कहने का मतलब। इसमें से सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड दोगे, प्रेफरेंस वालों का अधिकार होता है पहले। अब पहले क्या था ना, प्रेफरेंस डिविडेंड देते थे तो डिविडेंड देता था तो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी पे करता था, तो यहाँ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी ऐड करते थे। पर अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे टैक्स कंपनी नहीं देती थी, इन्वेस्टर देता है, इसलिए मैंने हटा दिया, नहीं देगा आपको। जब कंपनी पे करती थी तो हम क्या करते थे, डिविडेंड प्लस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दोनों घटाते थे। अब डिविडेंड पे जो टैक्स लगता है वो कंपनी के हाथ में एग्जिम्ट है, इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल है। तो ये आ गया ये, इसमें कुछ नोट्स लिख लो। क्या सर, क्या नोट्स? पहला नोट्स, प्रीफरेंस डिविडेंड जो है ये 2 केस हो सकते हैं। एक आपको पता है नॉन कुमुलेटिव होता है, और एक होता है कुमुलेटिव। क्या फर्क है इन दोनों में? नॉन कुमुलेटिव में प्रीफरेंस डिविडेंड तभी पे होता है जब प्रॉफिट हुआ। मान लो प्रॉफिट नहीं हुआ, पैट है ही नहीं, तो कैसे पे होगा, संभव नहीं है। तो एक बार पे नहीं होगा तो आगे भी उस पे नहीं होगा, उस ईयर का डिविडेंड लैप्स हो गया। पर कुमुलेटिव में ऐसा नहीं होता। कुमुलेटिव में क्या है, मान लो लॉस हुआ, उस साल पे नहीं हो पाया डिविडेंड क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमा पाई, करेक्ट, तो वो आगे एक्युमुलेट होके मिलेगा। कुमुलेटिव में अगले साल मिलेगी, फ्यूचर में मिलेगी, कहने का मतलब अगले साल हो या उससे अगले साल, पर एक्युमुलेट होके आपको मिलेगा, कंपनी को देना पड़ता है जब भी फ्यूचर में कमाई करती है।
तो नॉन कुमुलेटिव में तभी घटाएंगे जब प्रॉफिट का केस है, क्योंकि वो पे ही तब होता है जब प्रॉफिट होती है ना। तो नॉन कुमुलेटिव में तब प्रेफरेंस डिविडेंड डिडक्ट करते हैं जब डिविडेंड बुक में प्रोवाइड हो, डिक्लेयर्ड हो, यानी कि दिया हो। कब देते हैं? जब प्रॉफिट हुई होती है। लिखो, डिविडेंड इज डिडक्टेड, प्रेफरेंस डिविडेंड डिडक्ट करेंगे ओनली इफ प्रोवाइडेड इन बुक, जब डिविडेंड दिया बुक्स ऑफ अकाउंट में, यानी कि दैट इज इन केस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट है तभी देंगे। कुमुलेटिव में ऑलवेज। कुमुलेटिव में कब देंगे? बोलो फटाफट से। सर हमेशा ही देंगे, चाहे प्रॉफिट हुआ हो ना हुआ हो, वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, ताकि कमाई हुई हो या नुकसान हुआ हो, लॉस हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड घटाना ही घटाना है। आप बोलोगे सर अगर लॉस है मान लो 1 लाख का, ठीक, प्रेफरेंस डिविडेंड 20,000 घटा दिए, तो ये तो लॉस बढ़ जाएगा 1,20,000। हाँ बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है अर्निंग पर शेयर नाम बस अर्निंग पर शेयर है। अगर लॉस आया तब भी ईपीएस निकालते हैं, निगेटिव में लिखते हैं, इंटरप्रिटेशन होता है लॉस पर शेयर। ईपीएस दोनों ही केस में निकालना जरूरी है, चाहे प्रॉफिट हुआ है लॉस। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को जो ये अर्निंग अवेलेबल है पॉजिटिव होगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। लॉस के केस में ये निगेटिव आएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करोगे, ठीक, ब्रैकेट में लिखोगे लॉस है तो और क्या। एक और सवाल आप बोलोगे कि सर आप क्यों घटा रहे हो 20,000, ये तो अभी पे होगा नहीं। भले ही कुमुलेटिव है, पे तो भविष्य में होगा जब प्रॉफिट होगी, अभी क्यों घटा रहे हो? देखो जो अर्निंग पर शेयर है ना, ये हम प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर कर रहे हैं। पे भले ही भविष्य में होगा पर पे तो करना है ना, ऐसा तो नहीं बच जाओगे। कुमुलेटिव है तो आपको वो डिविडेंड पे करना ही करना है। तो अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर के लिए, अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन के लिए जिस साल का है उसी साल में घटाना है। पे नहीं करना आपको, पे तो तब करोगे उस साल में जिस साल में प्रॉफिट होगी, लेकिन ईपीएस निकालने के लिए आप घटाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक। तो नॉन कुमुलेटिव है, पैट है तभी घटेगा, कुमुलेटिव है चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो घटाएंगे ही घटाएंगे। दूसरा नोट्स नंबर 2, अगर कोई भी रिजर्व उजर्व में ट्रांसफर है वो नहीं घटता। आपको पता है जो पैट में से प्रेफरेंस डिविडेंड घटा देते हैं तो ये आता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, इसी में से इक्विटी डिविडेंड देते हैं और क्या देते हैं, रिजर्व उजर्व में ट्रांसफर करते हैं, चाहे रिटेन अर्निंग हो या कहीं रिजर्व में ट्रांसफर हो। यानी कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी में से, है कि नहीं। हम तो निकाल रहे हैं क्या, ईपीएस। ईपीएस के लिए तो हमें यही चाहिए, ये निकालने के लिए सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड घटा है क्या, इक्विटी डिविडेंड घटा है? नहीं, ये तो इसके बाद का है। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी है, इसमें से इक्विटी डिविडेंड घटाओगे तो रिटेन अर्निंग आता है। इक्विटी डिविडेंड घटना और कितना रिजर्व बचेगा ये सारे इसके बाद का है, हमें तो यहीं तक का चाहिए, बस ये चाहिए। तो इसीलिए कोई भी इक्विटी को पेमेंट होने वाली डिविडेंड, कोई भी रिजर्व में ट्रांसफर, ये नहीं घटाना, ठीक। लिखो, एनी ट्रांसफर टू रिजर्व कोई भी रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा हो, किसी भी नाम से, प्रॉफिट से अगर ट्रांसफर हो रहा है रिजर्व में, वो नहीं घटाना ईपीएस के लिए। एनी ट्रांसफर टू रिजर्व और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी डिविडेंड, इक्विटी को डिविडेंड दे रहे हो, किसी भी नाम से हो सकता है इक्विटी डिविडेंड, चाहे इंतरिम डिविडेंड बोले, प्रपोज डिविडेंड बोले, फाइनल इक्विटी डिविडेंड बोले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड घटाएंगे,
shall not be deducted। तीसरी नोट लिखिए। कई बार पता है प्रायर पीरियड आइटम होता है, AS5 डिफाइन करता है प्रायर पीरियड आइटम को। क्या होता है प्रायर पीरियड आइटम का मतलब किसी भी पीरियड में कोई एरर हो गया या फिर ओमिशन हो गया। गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को एरर बोलते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया ही नहीं, ओमिट हो गया, रह गया, तो ओमिशन बोलते हैं। कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो ओमिशन है। गलत रिकॉर्ड हो गया, जैसे कि वेजेज पे किया, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो उसमें कैपिटलाइज होना चाहिए था, वेजेज अकाउंट में डेबिट हो गया, खर्चा बुक कर लिया, ठीक, ये एरर है। तो किसी भी पीरियड में अगर एरर ओमिशन है और भविष्य में वो पता चलता है, मान लो ये मेरा करेंट ईयर है, यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ एरर एंड ओमिशन ऑफ प्रीवियस पीरियड, तो इस आइटम को बोलेंगे प्रायर पीरियड आइटम। प्रायर पीरियड आइटम कुछ नहीं है, इट इज एरर और ओमिशन ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड। पीछे का 1 साल हो सकता है या 2-3 साल का हो सकता है, कितने भी साल का हो सकता है, कहीं पे एरर या ओमिशन हुआ है जो करंट पीरियड में पता चला। AS5 कहता है कोई दिक्कत नहीं। करंट पीरियड में पता चला है ना, तो करंट पीरियड के PL में वो आइटम को रिकॉर्ड कर लो। अगर ओमिशन हुआ था तो, एरर हुआ था तो उसको ठीक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। प्रायर पीरियड आइटम को मान लो पीछे गलत हो गया था, पीछे का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाके ठीक करने की जरूरत नहीं, वो तो ऑडिट भी हो गया, पब्लिश भी हो गया, उसको ठीक मत करो। प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे जिस साल पता चला उस साल ठीक कर लो वो चीज, ठीक है। तो मान लो कोई प्रायर पीरियड आइटम है, कोई दिक्कत नहीं, तो इस साल के पीरियड में वो एडजस्ट हुआ होगा एज पर AS5। इस साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करने में वो लिया होगा, और क्या। कंसीडर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ करेंट ईयर। करंट पीरियड, ठीक, AS5 कहता है ये बात। अब आपको कंफ्यूज कैसे कर सकता है? प्रॉफिट दे देगा, बोलेगा इसमें प्रायर पीरियड प्रॉफिट जुड़ा है, प्रायर पीरियड आइटम की वजह से प्रॉफिट हुआ है 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं है, जुड़ा है तो जुड़ने दो। ऐसे भी हमें प्रायर पीरियड को लेना होता है, इस बार पता चला तो इस बार। अब बच्चे कंफ्यूज होके ये मत करना कि प्रायर पीरियड जुड़ा है सर, ये तो पिछले पीरियड का है, हटा दिया मैंने, टोटल 20 लाख प्रॉफिट था, 1 लाख प्रायर पीरियड था, 19 लाख प्रॉफिट पे मैंने EPS निकाल दिया। नहीं करना है ऐसा, प्रायर पीरियड को करंट ईयर पीरियड में ही लिया जाता है, ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी कभी होता है। अच्छा, आपको पता है प्रायर पीरियड आइटम के लिए डिस्क्लोजर का क्या रिक्वायरमेंट है कि सेपरेट डिस्क्लोजर करते हैं नेचर एंड अमाउंट। इसीलिए जब PL देखोगे तो PL में अलग से एक हेडिंग होता है प्रायर पीरियड आइटम का। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो है जो हमारे बिजनेस से संबंधित नहीं है, ठीक, जैसे कि कॉम्पेंसेशन रिसीव हुआ, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ, ये सारे क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए क्या कहता है, ये भी AS5 में कवर्ड है, बताओ फटाफट से। AS5 में लिखा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का भी नेचर एंड अमाउंट सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए। तो EPS के लिए क्या बोलता है, बोलता है एक बार तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ले चुके हो, ठीक है, PL में, तब EPS निकालो, एक बार उसको एक्सक्लूड करके निकालो, यानी कि 2 EPS निकालना पड़ेगा, ठीक। कंप्यूट 2 EPS, एक एक इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक तो इंक्लूड करके, दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को हटा के, एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम।
एग्जाम्पल के रूप में देखो, मान लेते हैं प्रॉफिट दिया है, ठीक है, और लिखा है इंक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इंक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम रिसीव्ड 1 लाख। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में क्या है, क्लेम हमें रिसीव हुआ था 1 लाख का, और टोटल प्रॉफिट कितना है 25 लाख। यानी कि लिखा है इंक्लूडिंग, मतलब इसमें जुड़ चुका है 1 लाख प्रॉफिट इसमें। बोलो फटाफट से, इंक्लूडिंग का मतलब क्या है कि जोड़ के दिया हुआ है। हमें ईपीएस 2 बार निकालना है, एक बार तो इंक्लूडिंग, ठीक है, एक बार हटा के एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। चलो शेयर दिया हुआ है, इक्विटी शेयर्स 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 इच। बताओ, यहां पे ईपीएस 2 बार निकालोगे, कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस। एक बार जो ये निकाल रहे हैं ना नॉर्मल ईपीएस, इसी को बेसिक ईपीएस बोलते हैं। डाइल्यूटेड तो अभी पढ़ना है। एक बार इंक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हाँ जी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को इंक्लूड करेंगे। सर 25 लाख प्रॉफिट है, नंबर ऑफ शेयर कितना है 10,000, 2 से 50 रुपये आएगा। और दूसरी बार क्या निकालना है, एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी को हटा के, ठीक है, बेसिक ईपीएस एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बोलो फटाफट से। अब यहाँ पे सर 25 लाख है एंड इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 1 लाख है, तो हटा दिया, तो यानी कि 24 लाख नॉर्मल प्रॉफिट होगा। 1 लाख तो प्रॉफिट इसलिए बढ़ा है क्योंकि हमें 1 लाख का क्लेम रिसीव्ड उसमें जुड़ा है। प्रॉफिट का आइटम जुड़ा है, तो बताओ हमने हटा दिया। कोई लॉस होता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो घटा होता, बोलो फटाफट से, कोई लॉस होता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो घटा होता, हम जोड़ते, और क्या, 240 पर शेयर आया। ऐसे 2 बार ईपीएस निकालनी पड़ेगी, एक बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को लेके, एक बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को एक्सक्लूड करके। इसको एएस में कैसे लिखा है, एएस में लिखा है कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो तो एक बार आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को एक्सक्लूड करके दिखाना भी पड़ेगा। यानी कि इंक्लूड करके तो दिखाना ही है नॉर्मल ईपीएस, है ना, जो टोटल प्रॉफिट को ध्यान में लेके लेता है। टोटल प्रॉफिट में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, एक बार एक्सक्लूड करके सेपरेटली दिखाना पड़ेगा। तो यानी कि 2 बार कंप्यूट करना पड़ेगा। सिंपल भाषा में मैंने समझा दिया, कोई दिक्कत। चलो, इसके बाद सेकेंड पड़ाव पे जाने से पहले जरा डिस्क्लोजर देख लेते हैं। ईपीएस निकाल तो लेंगे सर, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर लिखो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन दिखाएंगे कहाँ पे, कैसे दिखाएंगे, तो दोनों बेसिक एंड डाइल्यूटेड एपीएस। अभी तो हम बेसिक बस सीख रहे हैं, डाइल्यूटेड थोड़ी देर में सिखाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में। बेसिक एंड डाइल्यूटेड एपीएस दोनों को हमको पीएल में ही दिखाना है, ठीक। लेक्चर एंड होगा, गूगल पे टाइप करना रिलायंस लिमिटेड एनुअल रिपोर्ट, खुल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड करना। पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, ऊपर सर्च पे जाना, टाइप करना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, पीएल खुलेगा, उनका पीएल देखना। पीएल में आपको ईपीएस भी दिख जाएगा, ठीक है, करना, ये होमवर्क है आप लोगों का। चलो, अ कंपनी shall disclose both basic and diluted EPS
ऑन द फेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, पीएल में ही दिखाना पड़ेगा। और मजे की बात, हमेशा दिखाना पड़ता है, चाहे लॉस क्यों ना आया हो। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट हुआ तो ईपीएस निकालेंगे, लॉस हुआ तब भी निकालेंगे, निगेटिव में आएगा। तो उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, बोलते कैसे, दिस इज अ लॉस पर शेयर। ठीक, ईपीएस कंप्यूटेशन एंड प्रेजेंटेशन, ईपीएस को निकालना और दिखाना इज मैंडेटरी, मैंडेटरी है। इवन इन केस ऑफ लॉस, बच्चे के ध्यान में आता है सर लॉस हुआ तो नहीं निकलता होगा, हम तो सुनते हैं अर्निंग पर शेयर। नहीं, लॉस हुआ तब भी निकालते हैं, निगेटिव में ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, चलो हमने ईपीएस में देखा था ना दो चीजें, एक तो पैट निकालना, पैट से अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, ये मैं समझा दिया। दूसरा क्या देखा था हमने सर, नंबर ऑफ शेयर निकालना। तो अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ शेयर। इसको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर भी बोलते हैं। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक कंपनी है ए लिमिटेड, ये पूरे साल है, ये रहा 1/4/31 ठीक, 6 महीने बाद 39, और उसके भी 3 महीने बाद 30/12। शुरू में इसके पास 10,000 शेयर्स थे, इक्विटी शेयर्स की बात हो रही है, ईपीएस सिर्फ निकलता ही है इक्विटी शेयर्स का। 6 महीने बाद 30 सितंबर को इसने 10,000 और इश्यू किया एडिशनल शेयर, एंड 31 दिसंबर को 5,000 शेयर बाईबैक किया। बाईबैक मतलब जब कंपनी अपनी ही शेयर को रीपरचेज कर ले तो उसे बाईबैक बोलते हैं। कभी कभी बाईबैक ने लिख के लिखा होगा कंपनी रीपरचेज्ड इस ऑन शेयर, इसका मतलब ही है बाईबैक। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर क्या है। मान लो यहां पे हम निकाल रहे हैं बैलेंस शीट डेट पे, जब हम बना रहे हैं, तो अगर मैं पूछूं आपको इस पीरियड का वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर क्या है, तो सिंपल भाषा में आप ये नहीं बोल सकते सर 10,000 शेयर थे, 10,000 और आए, 20,000 हो गया, 5,000 बाईबैक कर लिया तो चले गए, हट गए शेयर से, 15,000 हो गया। दिस इज रॉन्ग आंसर। लॉजिक कोई बता सकता है मुझे? एनीवन? कमेंट बॉक्स में फटाफट से। चलो आप लोग लॉजिक लिखना कमेंट बॉक्स में, फिलहाल मैं एक्सप्लेन करता हूं। शुरू में जो 10,000 शेयर था, चलो कंपनी कमाई भी लिख लेते हैं, पैट 20 लाख, पूरे साल में कंपनी कमाई कितना है, 20 लाख रुपया। मुझे खुद बताइए, शुरू में जो शेयर था 10,000, इस शेयर का पैसा कंपनी में पूरे साल लगा है कि नहीं? हाँ जी सर, लगा है बिल्कुल। ये जो पैट कमाया है कंपनी ने 20 लाख, 20 लाख जो पैसा कमाया है कंपनी ने, ये तो जितने भी कंपनी के पैसे थे उसको इन्वेस्ट करके कमाई हुई है। यानी कि इस 10,000 का पूरा पैसा लगा हुआ है इस 20 लाख को कमाने में। 30/9 को 10,000 और शेयर हमने इश्यू किया। ठीक, अब ये जो 10,000 शेयर इश्यू किया, ये तो सिर्फ 6 महीने कंपनी में इसका पैसा लगा होगा, 6 मंथ ये इश्यू ही यहाँ पे हुआ है। तो इस शेयर का जो पैसा है इस कमाई में, पता है 6 महीने ही हेल्प किया होगा। क्यों सर, ये पैसा आया ही 30/9 को है, तो 6 महीना ही तो कंपनी में लगा होगा। तो इस कमाई में इस शेयर का जो हिस्सा है वो ये 6 महीने के लिए ये पैसा कमा के दिया होगा। मैं गलत बोल रहा हूं?
बताओ फटाफट से। नहीं, देखो, जब इसकी कमाई पूरे साल का है और इस शेयर की कमाई सिर्फ इस शेयर का जो इन्वेस्टमेंट हुआ होगा जिससे प्रॉफिट कमाया सिर्फ 6 महीने का है, तो इसको टोटल में सीधा कैसे जोड़ सकते हैं इस शेयर में? जैसे ईपीएस निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, ऊपर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, एक सेकंड के लिए भूल जाओगी कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है, यानी कि पैट चाहिए, कमाई चाहिए। नीचे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक। जितने पीरियड की कमाई होती है शेयर भी ऑन एन एवरेज उसी पीरियड को हम देखते हैं। लॉजिकल है कि नहीं? जिस पीरियड की ये कमाई है ऑन एन एवरेज शेयर हम उसी पीरियड की देखेंगे। इस शेयर का तो पूरे साल ये शेयर था, तो इसकी कमाई में पूरे साल कंट्रीब्यूशन है, इसका पैसा लगा होगा पूरे साल। पर ये जो शेयर है इसका पैसा तो सिर्फ 6 मंथ लगा है, तो इसके पैसों पे जो कमाई है वो सिर्फ 6 मंथ की हुई होगी। तो अगर प्रॉफिट में इस शेयर की कमाई सिर्फ 6 मंथ के लिए है, तो नंबर ऑफ शेयर में टोटल कैसे जोड़ सकते हैं? ये तो सिर्फ 6 महीने के लिए था शेयर। तो इसीलिए अगर मैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालूं, निकालने का दो तरीका है, एक क्लास वाइज और दूसरा डेट वाइज। सिखा मैं दोनों दे रहा हूं, पर आगे से जब प्रैक्टिस करेंगे डेट वाइज थोड़ा आसान होता है, मिस्टेक होने के चांस कम होते हैं। ये वाला मैं फॉलो करूंगा। खैर मिस्टेक दोनों में से किसी में नहीं होगा, बच्चों को समझने के लिए डेट वाइज थोड़ा आसान हो जाता है। चलो अब देखो, अगर मैं निकालूं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये जो शेयर था 10,000, ये तो पूरे साल था, है कि नहीं? साल में 12 महीने होते हैं, ये पूरा 12 का 12 महीने था। ये जो 10,000 शेयर है नेक्स्ट, ये सिर्फ 6 मंथ के लिए था, इसी हुआ तब से कितना महीना है साल में? सिर्फ 6 मंथ यूज हुआ है ना, इसका पैसा 6 मंथ के लिए था, तो 6 डिवाइड बाई 12। थर्ड, ये जो शेयर है 5,000, एक सेकंड के लिए बाईबैक भूल जाओ, नॉर्मली शेयर समझो। ये जो शेयर है ये 3 मंथ के लिए है, 3 डिवाइड बाई 12, पर ये शेयर बाईबैक हुआ है। 3 मंथ के लिए था नहीं, 3 मंथ के लिए नहीं था, जब बाईबैक हुआ है। तो जब भी इसका लिखेंगे 5,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 3, 5,000 12 से 50, तो इसको निगेटिव में लिखना पड़ेगा। कितना आएगा? ये तो 5,000 हो गया ना, 13,375। क्यों करते हैं वेटेड एवरेज? क्योंकि सर जो प्रॉफिट है ना, ये शेयर पूरे साल कमाई करके दिया होगा, ये शेयर का पैसा पूरी साल इन्वेस्ट हो रखा है, इसीलिए वेट में पूरे साल लेना पड़ा। ये शेयर साल के बीच में आया था, सिर्फ 6 महीने इस शेयर का पैसा लगा होगा, तो इस शेयर की जो पैसे से कमाई हुई है वो सिर्फ 6 मंथ के लिए है। पैट में 6 मंथ की कमाई है इस शेयर का, तो ऑब्वियसली वेटेड एवरेज के लिए ऑन एन एवरेज इस शेयर का जो वेट है वो 6 महीने का होगा। और ये बाईबैक है, करने का तरीका वही है, बस निगेटिव में। एडिशन हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा, शेयर में जुड़ेगा, बाईबैक हो गया तो लेस करेंगे। डेट वाइज अगर इसी को करना होता तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले देखो, 1 अप्रैल से लेके 30/9 तक ये 10,000 शेयर था। सर 1 अप्रैल से लेके 30/9 तक 10,000 शेयर्स थे, कितने मंथ के लिए? 6 महीने के लिए। फिर 30/9 से लेके 31/12 तक ये 10,000 और इसी हो गए, 20,000 शेयर हो गए। 20,000 शेयर हो गए, कितने महीने के लिए? सर 3 मंथ के लिए, 5,000। ठीक है, अब यहाँ पे 5,000 चले गए,
20,000 में से 5,000 चले गए, 15,000 शेयर। ये कितने मंथ के लिए थे? अगले 3 महीने के लिए। 15,000 शेयर अगले 3 महीने के लिए। अब चाहे आप डेट वाइज करिए या क्लास वाइज करिए, आंसर तो सेम ही आना है। डेट वाइज में देखा है मैंने, यूजुअली बच्चे कम गलती करते हैं, इसलिए हम डेट वाइज फॉलो करेंगे। आगे समझाया आपको। एवरेज निकालने का लॉजिक बड़ा सिंपल है, क्योंकि सारे शेयर का जो फंड है ना, वो पूरे साल के लिए इन्वेस्ट नहीं हुआ है, तो प्रॉफिट में उनका कंट्रीब्यूशन पूरे साल के लिए नहीं है। जितने पीरियड के लिए है उतने पीरियड का हमें उस शेयर का मानना पड़ेगा कि वो शेयर ऑन एन एवरेज उतने पीरियड के लिए ही था। ठीक। इसलिए हम एवरेज निकालते हैं। समझ में आया? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। डेट वाइज तो बड़ा सिंपल है, जितने जितने पीरियड के लिए जितना शेयर था उस मंथ का, उतने मंथ के लिए वेटेड एवरेज करके निकाल लेंगे इक्विवेलेंट शेयर। चलो, इसमें अब कुछ एडजस्टमेंट आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एडिशनल कंसेप्ट करके लिखो। नॉर्मल बेसिक ईपीएस निकालना आपने सीख लिया, लेकिन अब इसमें एडजस्टमेंट कुछ आएंगे, जैसे कि नॉर्मली एडिशन और बाईबैक तो आपको समझ में आ रहा है। एडिशन होगा तो शेयर में ऐड हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे निकाला। अब डेट वाइज ही एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। शुरू में 10,000 शेयर था 6 महीने के लिए, 6/12 कर दिया। बाद में 10,000 और इश्यू हुआ तो हमने जोड़ दिया, वो अगले 3 महीने तक थे उतने शेयर, तो 3/12। बाईबैक में घट गया तो हमने घटा दिया, वो अगले 3 महीने तक कितने शेयर थे, ये रहा। तो यानी कि अगर शेयर में सबसे पहले बाईबैक होता है तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर घटा देते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। रिड्यूस फ्रॉम नंबर ऑफ शेयर्स with इफेक्ट फ्रॉम, जिस दिन से बाईबैक हुआ है उस दिन से हम मानेंगे इतना शेयर चले गए। जैसे हमारे केस में देखो, 31 दिसंबर से बाईबैक हुआ था तो कम कर दिया कि नहीं 5,000 शेयर, विथ इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ बाईबैक। while calculating while calculating while calculating वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। अब एक काम करते हैं, अब हमें क्वेश्चन भी कुछ इंक्लूड करना है, तो नोट्स के लिए एक नोट्स रखते हैं एंड क्वेश्चन के लिए मैं दूसरा नोट खोल लेता हूँ। चलो, नोट्स में एक पे कराता हूँ और क्वेश्चन दूसरे पे कराता हूँ, कि अगर बच्चे बोले सर नोट शेयर भी कर दो तो मुझे दोबारा ना लिखना पड़ेगा। चलो, क्वेश्चन देखें एक। एबी कंपनी लिमिटेड हैड 1 लाख शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक का मतलब ही होता है इक्विटी शेयर की बातें कर रहा है। आउटस्टैंडिंग ऑन 1 जनवरी, एक एडिशनल शेयर 50,000 इश्यूड ऑन 1 जुलाई, 25,000 शेयर वेर री एक्वायर्ड का मतलब बाई बैक कर लिया ऑन 1 सितंबर। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालिए, ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर।
यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर का साल है। बताना जरा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 31/12। 1 जनवरी में 1 लाख शेयर थे, ठीक। कह रहा है 1 जुलाई को ऐड हुए, कितने मंथ बाद? आफ्टर 6 मंथ। कितना शेयर? 50,000। क्या हुए? इश्यू हुए। फिर बताइए, 1 सितंबर को कह रहा है, 1 सितंबर यानी कि 2 महीने बाद, और क्या हुआ? 25,000 बाईबैक हो गया, बाईबैक हो गया। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर बोल रहा है, बताओ। अब मैं तरीके से लिख के कर रहा हूं, एमसीक्यू में आएगा तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, फटाफट रफली निकाल देना। चलो, 1 जनवरी से लेके 1 जुलाई तक कितना महीने होता है? 6 महीना। कितने शेयर थे? यही 1 लाख शेयर था। 1 लाख शेयर इंटू, अच्छे से देखो, 1 लाख शेयर इंटू 6 महीना था ना, पूरे साल को 12 महीने होते हैं, 6 महीने ये था। फिर 1 जुलाई से लेके 1 सितंबर तक कितने शेयर थे? 50,000 और ऐड हो गए, तो 1,50,000 शेयर। मैं डेट वाइज कर रहा हूँ, ठीक है। कितने मंथ के लिए? अगले 2 महीने के लिए। 2 डिवाइड बाई 12। फिर 1/9 से लेके 31/12 तक कितने हो गए? सर यहाँ पे 25,000 और कम हो गए, तो 1.5 लाख शेयर थे, 25,000 कम हो गए, तो 1,25,000। कितने मंथ के लिए बताओ? 6 मंथ, 2 मंथ, 8 मंथ हो चुका है, तो अगला 4 मंथ के लिए। 4 डिवाइड बाई 12, ये रहा। डेट वाइज में हमने बाईबैक ऑलरेडी यहां से घटा दिया है, ये क्लास वाइज है नहीं, तो निगेटिव में मत लिख लेना, ठीक है। ये 50,000 आएगा, ये 25,000 आएगा, ये 41,000। अब ये राउंड ऑफ में आ रहा है 666.66। तो अब शेयर का आप क्या करना, राउंड ऑफ कर देना। क्या कर सकते हो, क्वेश्चन ऐसा सेट ही नहीं करना चाहिए कि पॉइंट में आए। सेट करने वाले लोग दिमागी नहीं लगाते, अब क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, बोनस शेयर। बोनस शेयर लिख लो पहले, फिर समझाता हूं। इट इज डायरेक्टली एडेड टू शेयर, added to share, it is directly added to share without giving time effect, without considering time effect। सीधा शेयर में जोड़ देना, इसमें टाइम इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहे हो सर? पहले समझ जाओ कैलकुलेशन, फिर लॉजिक समझाऊंगा। 2024-25 में किसी कंपनी का पैट है 20 लाख, ठीक। 1/4/24 को नंबर ऑफ शेयर्स था, यहीं पे लिख लेते हैं साइड में, नंबर ऑफ शेयर्स थे 10,000 ऑफ ₹10 इच, करेक्ट। चलो लिखो फटाफट से। एंड 30/9 को बोनस शेयर इश्यू हुआ, ठीक है। बोनस शेयर, एक काम करना, बोनस शेयर कितना? 1 फॉर एवरी 2 शेयर्स। एक काम करो, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देना, आगे एक और लाइन लिखवाने वाला हूँ,
ठीक है, 1 फॉर एवरी 2 शेयर्स। एक लाइन तो है ही, एक लाइन और ऐड करेंगे बाद में। मान लेते हैं पिछले साल का भी आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 2023-24, जो कि था 16 लाख। तो मैंने क्या बोला है बोनस शेयर जो हो वो डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे शेयर में, उसमें वो टाइम इंपैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। लॉजिक अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, करूंगा, पहले निकाल के बताओ। 2024-25 के लिए अगर मुझे सॉल्यूशन करते हैं, ईपीएस निकालना हो तो कैसे निकलेगा? पैट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। बताओ, ये 10,000 शेयर थे, बोनस कितने दिए? हर एक 2 के बदले 1, तो 10,000 अब प्लस बोनस आएगा ना 5,000 शेयर्स। 10,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 5,000 आया। इस 5,000 को सीधा जोड़ देना है नंबर ऑफ शेयर में। क्या सर वैसा नहीं करना कि ये 6 महीने था फिर 15,000 हो गया, बोनस शेयर ऐड होके वो अगले 6 महीने था? नहीं देना है टाइम इम्पैक्ट, बोनस शेयर को सीधा टोटल नंबर ऑफ शेयर में जोड़ देना है। कितना आएगा? लॉजिक अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, बार बार बोल रहा हूं, लॉजिक देखेंगे। ठीक, इसके बाद लिखता है रीएस्टेट, या इसी को बोलते हैं रीएडजस्ट ईपीएस ऑफ लास्ट ईयर फॉर बेटर कंपैरिजन। एक तो इस साल का निकालते टाइम बोनस सीधा जोड़ देंगे, पिछले साल का भी हम ईपीएस को रीएडजस्ट करेंगे। 23-24 में नॉर्मल ईपीएस कैसे निकला होगा बताओ? सर ये रहा प्रॉफिट 16 लाख, पिछले साल तो 10,000 ही शेयर होगा, बोनस तो इस साल आया है। 16 लाख डिवाइड बाई 10,000, 160। लेकिन हम एक एडजस्टेड ईपीएस भी निकालेंगे, या रीएस्टेटेड ईपीएस बोलते हैं लास्ट ईयर का, क्योंकि लास्ट ईयर वाले में तो बोनस है ही नहीं, इसमें बोनस शेयर जुड़ा है, लास्ट ईयर वाले में बोनस है ही नहीं, तो लास्ट ईयर के ईपीएस को इससे कंपेयर नहीं कर सकते, ये कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों? इसमें बोनस नहीं है तो इसलिए हम रीएस्टेटेड निकालेंगे इंक्लूडिंग बोनस शेयर, बोनस को जोड़ के, पिछले साल भी बोनस जोड़ देंगे फिर निकालेंगे। और पता है मजे की बात, अब जो आया ना ये, इस ईपीएस को इस ईपीएस के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि इसमें बोनस था, तो पिछले साल के नॉर्मल ईपीएस से कंपेयर करना सही नहीं है, इसमें तो बोनस था ही नहीं, इसमें है बोनस का इंपैक्ट, तो पिछले साल भी बोनस शेयर ऐड करके जो ईपीएस आएगा उससे कंपेयर करके अंडरस्टैंड किया जाता है, रीड किया जाता है। इसलिए ऐसा लॉ बनाया कि इस साल जब ईपीएस निकालिए तो नॉर्मली बोनस शेयर सीधा जोड़ दीजिए, पिछले साल का ईपीएस को दोबारा से निकालिए रीस्टेट करके। ठीक, फॉर द पर्पज ऑफ बेटर कंपैरिजन, सही कंपैरिजन हो पाए इसलिए। चलो लॉजिक देखो बोनस शेयर को डायरेक्टली क्यों ऐड कर रहे हैं, टाइम इफेक्ट क्यों नहीं दिया? बोनस शेयर आर इश्यूड आउट ऑफ accumulated रिजर्व, रिजर्व जो रिजर्व ऑलरेडी पड़ी है उसी को यूज करके बोनस शेयर इश्यू होता है, बोनस शेयर देते हैं तो पैसा थोड़ी ना आता है। एंड नो कंसिडरेशन is received, no consideration is received on such issue। ओके सर, पर लॉजिक तो अभी भी समझ में नहीं आई, बताओ। किसी साल हमने प्रॉफिट कमाया है, ठीक, तो इसमें क्या कैपिटल लगा होगा? शेयर कैपिटल प्लस जितने भी कंपनी के रिजर्व है, कैपिटल एम्प्लॉयड में तो सारे आते हैं,
हमने जो बोनस शेयर दिया, पैसे तो आए नहीं उसके बदले, क्यों? क्योंकि बोनस शेयर इन्हीं रिजर्व को यूज करके दिया, करेक्ट। ये प्रॉफिट कमाने में बताओ ये रिजर्व का भी हिस्सा है कि नहीं? बिल्कुल है, कैपिटल एम्प्लॉयड में रिजर्व का पार्ट है। तो हम मानते हैं कि ये बोनस शेयर जो इस रिजर्व को यूज करके अब हमने इश्यू किया ना, ये मान लेते हैं कि ऑलरेडी कंपनी में ये शेयर एग्जिस्ट कर रहे थे। बोनस शेयर कुछ नहीं है, रिजर्व को बस कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। वो रिजर्व तो ऑलरेडी कंपनी में थे, यूज हो रहे थे, इस प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने में भी वो रिजर्व यूज हुए होंगे। इसलिए जब भी बोनस शेयर इश्यू होता है, सीधा शेयर कैपिटल में जितना भी नंबर ऑफ बोनस शेयर आएगा, नंबर ऑफ शेयर में जोड़ देते हैं। टाइम इफेक्ट देने की जरूरत नहीं, कोई कंसिडरेशन नहीं आया था। ऑलरेडी बोनस शेयर उस रिजर्व से दिया गया था जो कमाई कर चुके हैं, जो रिजर्व ऑलरेडी पड़ा था अपने पास, ठीक। चलो, और पिछले साल का ईपीएस दोबारा निकालेंगे, रीस्टेटेड ईपीएस निकालेंगे। एक क्वेश्चन देखो, ये रहा, ये 20x1 लास्ट ईयर है, ये इस साल का है। देखो, सितंबर में 30 सितंबर को बोनस दिया गया, कितना? ये रहा। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग अंटिल 30 सितंबर, इतना शेयर आउटस्टैंडिंग था ऑलरेडी कंपनी में, कितना शेयर था? 20 लाख। बोनस कितना दिया गया? 2 फॉर इच इक्विटी शेयर, एक के बदले दो, तो नंबर ऑफ बोनस कितना आएगा? बोनस शेयर सर 20 लाख शेयर थे, हर एक को 2 दिया गया, एक के बदले 40 लाख। बताओ, ईपीएस निकालेंगे करंट ईयर का, तो ये रहा करंट ईयर का प्रॉफिट, और नंबर ऑफ शेयर में बोनस सीधा जोड़ देंगे तो ये आया ईपीएस, ठीक है। लास्ट ईयर का ईपीएस, नॉर्मल ईपीएस निकलेगा 18 लाख डिवाइड बाय 20 लाख, लास्ट ईयर 20 लाख शेयर था। पर एडजस्टेड या रीस्टेटेड ईपीएस कैसे निकलेगा? हमें रीस्टेटेड भी निकालना पड़ता है ना सर, लास्ट ईयर का प्रॉफिट और ये बोनस उसमें भी जोड़ देंगे। रीस्टेटेड क्यों निकाल रहे हैं? कि बेटर कंपैरिजन हो पाए, क्योंकि करंट ईयर में तो भाई साहब बोनस शेयर जुड़ा है, तो ऑब्वियसली ईपीएस तो कम ही आएगा ना। लास्ट ईयर का नॉर्मल जो निकालते हैं आप 18 लाख डिवाइड बाय 20 लाख, तो लास्ट ईयर नॉर्मल ईपीएस इतना आया होगा 0.9। इससे ये कंपेयर नहीं कर सकते, इससे कंपेयर करनी पड़ेगी, तब पता चलेगा कि सही कमाई कितनी बड़ा है अपनी। इससे कंपेयर करोगे तो लगेगा थोड़ा ही तो अर्निंग पर शेयर बढ़ा है, पहले 0.9 था, 0.1 हुआ है, लेकिन नहीं, अर्निंग पर शेयर ज्यादा बढ़ा है। हम इससे कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा है अमेलगमेशन। अमेलगमेशन दो टाइप के हो सकते हैं, इन द नेचर ऑफ परचेज। इन द नेचर ऑफ परचेज कैसा होता है कि हम किसी कंपनी का एसेट एक्वायर करते हैं, सिलेक्टेड एसेट एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। पूरी कंपनी भी एक्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्टेड एसेट भी एक्वायर कर सकते हैं, साथ ही में कंसीडरेशन कैश में भी दे सकते हैं, शेयर में भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। एक होता है इन द नेचर ऑफ मर्जर। इन द नेचर ऑफ मर्जर में क्या होता है, हम अपनी कंपनी का ही शेयर देते हैं, तो पूरी कंपनी एक्वायर करते हैं इंक्लूडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक, और अपनी कंपनी का शेयर देते हैं। लॉजिकली ऐसा लगता है कि कंपनी मर्ज हो गई है, ठीक है। जब भी इन द नेचर ऑफ परचेज होगा, अब जैसे अमलगमेशन में होता क्या है, मान लो ये ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है, ठीक, ये वेंडर कंपनी है जो बिक रहा है, ये परचेसिंग कंपनी है जो खरीद रहा है, ये इसको एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर करता है और ये देता है पीसी, परचेज कंसिडरेशन, ठीक। चलो, अगर इन द नेचर ऑफ परचेज है, इन नेचर ऑफ परचेज, तो जब बी लिमिटेड परचेज कर लिया, तो जब बी लिमिटेड का ईपीएस निकालेंगे ना आफ्टर मर्जर, मतलब आफ्टर एमलगमेशन,
ये है ना नया कंपनी, परचेजिंग कंपनी, ये है परचेजिंग कंपनी, ठीक। इसका जब ईपीएस निकालेंगे, अगर अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, तो पता है क्या करते हैं, सिर्फ इसी का प्रॉफिट लेते हैं, टेक प्रॉफिट ऑफ परचेजिंग कंपनी ओनली, ओनली। और दूसरा, बदले में ये शेयर भी तो कुछ इश्यू किया होगा, तो शेयर नॉर्मल इश्यू की तरह कंसीडर करते हैं, जैसे हम इश्यू करते हैं तो टाइम इम्पैक्ट देके निकालते हैं। कंसीडर शेयर इश्यूड सेम एज एडिशनल शेयर्स, एडिशनल शेयर्स। जैसे एडिशनल शेयर इश्यू होते हैं तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर में जुड़ जाते हैं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालते टाइम। एक एग्जांपल क्यों ना ले ले इसका, यहाँ पे ए लिमिटेड है, ये रहा बी लिमिटेड, नेट प्रॉफिट देखो दोनों का। चलो यहाँ पे एग्जांपल सेम रखता हूँ, यह है वेंडर कंपनी जो बिक रहा है, ये है परचेजिंग कंपनी जो इसको एक्वायर किया है। नेट प्रॉफिट इसका 20 लाख ले लेते हैं, इसका 10 लाख ले लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स, इसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 10,000 शेयर्स थे। ये पुरानी जो कंपनी थी इसमें 5,000 शेयर्स थे, चलो 10,000 ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 10,000 शेयर्स थे, ठीक। अमालगमेशन कब हुआ, 30/9 को, यानी कि साल के बीच में अमालगेट परचेज किया है, अमालगमेशन हुआ है, ठीक। बी लिमिटेड इश्यू करता है, ए लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है, तो इश्यू करेगा नंबर ऑफ शेयर इश्यूड, 1 शेयर फॉर एवरी टू शेयर्स टू ए लिमिटेड को 4 पीसी परचेज कंसिडरेशन के रूप में। अब देखो, हमें तो बी लिमिटेड परचेजिंग कंपनी का ईपीएस निकालना है, ठीक। ईपीएस निकालने के लिए कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस, मैंने क्या बोला सर, अगर अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, इन द नेचर ऑफ परचेज है, तो हमें क्या करनी है, प्रॉफिट सिर्फ बी लिमिटेड का लेना है, और जितना शेयर बी लिमिटेड इश्यू किया, जैसे नॉर्मल शेयर इश्यू होता है वैसे ही कंसीडर करनी है, ठीक। तो यहां देखो बी लिमिटेड के लिए बी लिमिटेड के लिए ध्यान से देखना, एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि शुरू में कितना शेयर था, इतना, 1/4 को, 30/9 को इश्यू किया है, कितना शेयर किया है, 1 फॉर एवरी 2। अब इस कंपनी में इनको दे रहे हैं 10,000 शेयर है, ठीक है, हर एक 2 के बदले 1 देंगे, तो 5,000 शेयर इश्यू करनी पड़ेगी, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालना हो तो। सर ये 10,000 6 महीने तक थे, 10,000 इंटू 6/12, 6 महीने बाद 5,000 और शेयर इश्यू हुए, तो टोटल 15,000 हो गया, ये रहा, बताना। 12,500 आ रहा है, करेक्ट। बताओ ईपीएस निकालोगे बी लिमिटेड का तो कैसे निकलेगा, सर प्रॉफिट सिर्फ बी लिमिटेड का लेना है, क्योंकि यही है परचेसिंग कंपनी, और ये रहा वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ शेयर। जब भी वेटेज एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे, जैसे नया एडिशनल शेयर उसी होता है वही ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। वही अगर होता इन द नेचर ऑफ परचेज, इन द नेचर ऑफ परचेज तो पढ़ा दिया, नेचर ऑफ मर्जर, अगर इन द नेचर ऑफ मर्जर होता तो पता है दोनों का प्रॉफिट लेते हैं। मर्जर में होता क्या है, दूसरी कंपनी को हम
टोटल ले लेते हैं, एसेट लायबिलिटी प्लस रिजर्व उजर्व सब अपना हो जाता है, बदले में क्या देते हैं, पूरा इक्विटी शेयर, तो वो भी अपने कंपनी का क्या हो गए, शेयर होल्डर। ठीक, वो भी अपने कंपनी क्या हो जाते हैं, शेयर होल्डर। बस हमने एक्वायर किया है अपने शेयर्स देके, आपने में अपने में शामिल कर दिया है। टेक प्रॉफिट ऑफ, टेक प्रॉफिट ऑफ बोथ कंपनी, दोनों कंपनी का प्रॉफिट लोगे, दोनों कंपनी मर्ज होके एक हो गए। दूसरा, शेयर को सीधा ही जोड़ दोगे, टाइम इफेक्ट नहीं दोगे। एड शेयर्स डायरेक्टली विदाउट गिविंग टाइम इफेक्ट, विदाउट गिविंग टाइम इफेक्ट। जैसे कि सर बी लिमिटेड का अगर निकालना हो आफ्टर मर्जर, क्या है ईपीएस, तो ये रहा, दोनों का प्रॉफिट जोड़ दो। अगर अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो 30 लाख आएगा, 20 लाख प्लस 10 लाख, 10 लाख है, 1 लाख हो गया है क्या, 10 लाख कर लो। ठीक, एंड बी लिमिटेड का इतना शेयर था, 5000 और इश्यू किया है। अब जो 5000 इश्यू किया है ये सीधा जोड़ देना है, अब टाइम इफेक्ट कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, जैसे बोनस में हम कर रहे थे, मानते हैं कि पहले से ही दोनों कंपनी एक अगर होते तो क्या होता। ठीक है, समझ में आया। मर्जर में दोनों का प्रॉफिट लेंगे, शेयर सीधा ऐड करेंगे टाइम इफेक्ट बिना। अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में सिर्फ परचेजिंग कंपनी का प्रॉफिट लेंगे, और जब वेटेड एवरेज नंबर शेयर निकालेंगे तो टाइम इफेक्ट देके। चलो 5वें नंबर में हम पढ़ते हैं राइट शेयर्स। राइट शेयर्स, राइट शेयर में होता क्या है कि एडिशनल शेयर इश्यू तो हो रहे, पैसे भी आते हैं राइट शेयर हम जब इश्यू करते हैं तो, लेकिन राइट शेयर जनरली जो ऑफर किया जाता है ना, करंट मार्केट प्राइस से कम में इश्यू किया जाता है। ठीक, कंपनी एक्ट में प्रॉपर सेक्शन है जो कहता है जब सेमी क्लास ऑफ शेयर को आप इश्यू कर रहे हो तो पहले आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पूछोगे, नए लोगों को बेचने से पहले, क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने आपका साथ दिया है, पहले उन्हें ऑफर करोगे, वो नहीं लेंगे तब आप नए लोगों को बेचोगे। यही है, अगर एग्जिस्टिंग क्लास ऑफ शेयर को इश्यू कर रहे हैं, एडिशनल शेयर इश्यू कर रहे हैं, तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से हमें पूछना पड़ता है। अभी यूजुअली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नॉर्मल मार्केट प्राइस से थोड़े कम में ऑफर करना पड़ता है। ठीक, मान लो नॉर्मली यहां राइट शेयर इश्यू हुआ। ठीक, अगर मान लो 200 प्राइस था पहले, राइट से पहले। ठीक, और एक्साइज प्राइस राइट का दिया है 120। राइट के बाद जो प्राइस होता है उसको बोलते हैं एक्स राइट, राइट से पहले जो प्राइस होता है उसको बोलते हैं कम राइट, या बिफोर राइट लिख लो, कम राइट भी लिखोगे तो चलेगा, कम राइट। ठीक, प्रॉब्लम ये है, देखो फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर पहले थे और राइट में 5,000 इश्यू हुए। शुरू में 10,000 जो शेयर थे ना वो 2,000 के रेट से थे, बाद में हमने जो एडिशनल शेयर इश्यू किया उसका रेट कम रखा, एक्साइज प्राइस कम रखा, तो एक्स राइट प्राइस जो आता है ना वो यूजुअली करंट मार्केट प्राइस यानी अभी जो चल रहा था उससे कम आता है, क्योंकि एक्स राइट प्राइस तो वेटेड एवरेज है, और जब और सारे शेयर सस्ते वाले ऐड हुए तो मार्केट में रेट कम होता है। निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले निकालेंगे एक्स राइट प्राइस,
ठीक, हमारे क्वेश्चन में ये देखो 10,000 शेयर थे 200 वाले, बाद में 5,000 और शेयर आए 120 वाले, टोटल ये हो गया। अब टोटल शेयर का फंड ऊपर आ गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दो। पहले 10,000 थे, 5,000 और आ गए 15,000, तो कितना आया? ये एक्स राइट प्राइस नाम वेटेड एवरेज निकालते हैं। ठीक 20 लाख और ये आया 6 लाख, तो 26 लाख डिवाइड अगर करते हैं 15,000 से 173.33, मैंने क्या बोला? शेयर प्राइस पहले से कम आता है, क्यों? क्योंकि और जो एडिशनल शेयर है ना वो हमने लो प्राइस पे इश्यू किया है, तो जब वेटेड एवरेज करेंगे तो ऑब्वियसली कम आएगा। स्टेप नंबर 2 में निकालते हैं राइट एडजस्टमेंट फैक्टर। ये होता है मार्केट प्राइस बिफोर राइट, ये बिफोर राइट वाला है, डिवाइड बाई एक्स राइट प्राइस, मतलब आफ्टर राइट वाला प्राइस। तो पहले 200 था, है ना, राइट इश्यू हुआ तो 173.33 रह गया। ठीक, मान लेते ये राइट इश्यू हुआ था 30/9 को, इस साल की शुरुआत है। पूरे साल में प्रॉफिट कितना है कंपनी का? 10 लाख। पहले में एक्स राइट प्राइस निकालेंगे, दूसरे में राइट एडजस्टमेंट फैक्टर निकालेंगे। एक्स राइट प्राइस क्या है? वेटेड एवरेज। अच्छा, राइट एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकलता है? मार्केट प्राइस ले लेंगे राइट से पहले वाला, और एक्स राइट प्राइस जो ऊपर निकाला उससे डिवाइड कर देंगे। तीसरे में निकालते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। कैसे निकलेगा? यहां पे राइट इश्यू हुआ है ना, तो यहाँ पे ओल्ड शेयर थे, न्यू और आ गए, इनटू हम टाइम फैक्टर करते हैं जितना भी मंथ होता है। पहले तो सिर्फ ओल्ड शेयर थे, इधर भी हम टाइम फैक्टर लगाते हैं इस पीरियड के लिए। लेकिन जब राइट इश्यू नहीं हुआ था उससे पहले वाले शेयर पे तो राइट का इंपैक्ट है ही नहीं, उससे आगे वाले शेयर पे राइट का इंपैक्ट है, तो राइट एडजस्टमेंट फैक्टर से इनटू कर देंगे। हमारे केस में पहले 10,000 शेयर्स थे शुरू के 6 मंथ, और राइट एडजस्टमेंट फैक्टर 1.15 प्लस, बाद में 10,000, उसमें कितने शेयर राइट के आ गए? 5,000 और 15,000, ओल्ड प्लस न्यू, इंटू 6/12। क्या इसमें राइट एडजस्टमेंट फैक्टर इंटू करना है? नहीं। क्यों? सर ये एक्स राइट का ही है, राइट का ट्रीटमेंट इसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट है। ये वो पीरियड था जब राइट शेयर थे नहीं, तो राइट एडजस्टमेंट फैक्टर देके हमने राइट का इंपैक्ट डाला है। बताओ कितना आएगा? ठीक, स्टेप नंबर 4, अब ईपीएस निकाल लो। कंप्यूट ईपीएस ऑफ करंट ईयर, एंड इस साल का तो ईपीएस निकालना ही है, पिछले साल के ईपीएस को रीस्टेटेड निकालना है, यानी कि पिछले साल के भी ईपीएस को हम ठीक करेंगे राइट का इंपैक्ट देके, राइट एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। एंड रीस्टेट जैसे बोनस में कर रहे थे, बोनस इस साल जुड़ा तो पिछले साल भी ले जाके जोड़ रहे थे, रीस्टेटेड निकाल रहे थे, वैसे ही पिछले साल भी तो राइट था नहीं, और पिछले साल के ईपीएस से कंपेयर होगा इस साल के ईपीएस, तो हमें पिछले साल की भी ईपीएस निकालते टाइम राइट एडजस्टमेंट फैक्टर इनटू करनी पड़ेगी शेयर में। रीस्टेट ईपीएस ऑफ लास्ट ईयर। एग्जाम्पल के रूप में
करेंट पीरियड में अपना 10 लाख प्रॉफिट है, तो ईपीएस कैसे निकलेगा? 10 लाख प्रॉफिट डिवाइड बाई ये रहा 13,250, 75.47। अच्छा, प्रीवियस ईयर में बताओ। सर हमें नहीं पता प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। चलो कोई नहीं, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट नहीं पता आपको, मैं लिख देता हूँ। ये करेंट पीरियड है। अच्छा, लास्ट ईयर का प्रॉफिट मान लो 8 लाख था, तो प्रीवियस ईयर का रीएस्टेटेड ईपीएस निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगा सर? 8 लाख प्रॉफिट है पहले, राइट शेयर तो इस बार इश्यू हुआ है ना, उससे पहले नॉर्मल कितने शेयर थे? 10,000 इनटू राइट एडजस्टमेंट फैक्टर। रीएस्टेट का मतलब है ना राइट का इंपैक्ट देना है, तो राइट एडजस्टमेंट फैक्टर इनटू करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर का नॉर्मल ईपीएस पता है कितना आया होगा? अगर राइट ना करके हम नॉर्मल निकाले होंगे पिछले साल, तो 10,000 शेयर था, 80 आया होगा। इस 80 से इसको कंपेयर नहीं करना, हमें इस ईपीएस से कंपेयर करना है परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए, ये कहने का मतलब है। एक क्वेश्चन दिखाता हूं, लो ये करेंट ईयर है, ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है। क्यों दिया है? रीएस्टेटेड या रीएडजस्टेड निकालने के लिए। राइट से पहले कितने शेयर्स थे? 5 लाख। राइट इश्यू प्राइस, एक्साइज प्राइस कितना है? 15। लास्ट डेट ऑफ एक्साइज 1 मार्च को एक्साइज करने वाले हैं। राइट इश्यू इज 1 फॉर एवरी 5, 5 शेयर के बदले 1 दे रहे हैं, ठीक। तो लिखा हुआ है 5 लाख है, यानी कि 1 लाख राइट शेयर आएगा। आपको निकालने की भी जरूरत नहीं, राइट शेयर दे दिया 1 लाख, ठीक। राइट से पहले जो प्राइस था ना 1 मार्च से पहले, वो था 21, ये बिफोर राइट प्राइस है। डेट क्या है? मार्च ना, 1 मार्च, 1 मार्च। चलो सबसे पहले सर सबसे पहले निकालेंगे एक्स राइट प्राइस। कैसे निकलता है? ओरिजिनल शेयर इनटू मार्केट प्राइस बिफोर राइट, प्लस राइट शेयर इनटू एक्साइज प्राइस, तो ये टोटल ऊपर फंड आ गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर देखो ये प्लस ये आ गया 20। फिर हम निकालेंगे राइट एडजस्टमेंट फैक्टर। ये कैसे आता है? मार्केट प्राइस बिफोर राइट जो कि 20 था हमारे केस में, डिवाइड बाई राइट, ये एक्स राइट प्राइस, ये आया 1.05। फिर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं। चलो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए ये रहा, देखो 5 लाख शेयर है। अब ये मंथ मंथ देखना जरा, ईयर ये जब चल रहा है ना 2 साल का नहीं है, तो ये होता है जनवरी से लेके दिसंबर तक। अगर लिखा है ईयर 2024, यानी कि ये कैलेंडर मंथ है, जनवरी से दिसंबर। यही लिखा है ईयर 2024-25, तो इसका मतलब है 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 25 तक, ठीक है। तो कैलेंडर ईयर दिया है। बताओ, जैन फैब 2 महीने, 2 महीने 5 लाख शेयर था, उसके बाद राइट शेयर आ गया, ठीक। तो अगर हम करेंगे, छोड़ो इनका, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। 5 लाख शेयर था ओल्ड, इंटू 2/10, 12 सॉरी, प्लस पहले एडजस्टमेंट फैक्टर बाद में डालना, ओल्ड शेयर प्लस न्यू शेयर इनटू 10/12। पता है ये आफ्टर राइट पीरियड है, ये बिफोर राइट में राइट है नहीं, तो राइट एडजस्टमेंट फैक्टर डालनी पड़ेगी, जो कि आया है 1.05, ठीक।
ये रहा, इस बार का ईपीएस निकालना हो तो प्रॉफिट कितना है 15 लाख सर, एंड ये रहा 587,500 कितना आएगा 2.55, ये इस बार की ईपीएस है, ठीक है 2.55। अच्छा, पिछले साल का ईपीएस निकालना हो तो 20x1 का, एक होता है सर नॉर्मल ईपीएस। नॉर्मल ईपीएस कैसे निकला होगा सर, नॉर्मल 11 लाख प्रॉफिट था पिछले साल और हमने नंबर ऑफ शेयर 5 लाख से डिवाइड किया होगा, 2.2। ये तो नॉर्मल ईपीएस है जो पिछले साल हमने निकाली होगी, लेकिन इस साल तो रीएस्टेटेड भी निकालनी पड़ेगी या री एडजस्टेड बोल सकते हैं। ये कैसे निकलता है सर, प्रॉफिट तो लेते हैं पर नीचे शेयर में राइट का एडजस्टमेंट फैक्टर इनटू कर देते हैं, जो कि 1.05। तो ये 2.09 आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है, ये रहा, इसको राउंड अप कर दिया, कोई बात नहीं, आप भी कर सकते हो, 2.095 है ना, तो इसको 2.10 कर सकते हैं। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, इसके बाद अगला है छठा एडजस्टमेंट, डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू। डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू, इसमें दो केस पूछ सकता है आपसे, सेम डिविडेंड राइट और दूसरा पूछ सकता है डिफरेंट डिविडेंड राइट। डिफरेंट डिविडेंड राइट, अब सेम डिविडेंड राइट का देखते हैं, डिफरेंट डिविडेंड राइट तो उसी में छोटा एडजस्टमेंट है, समझ में आ जाएगा। अगर सेम डिविडेंड राइट हुआ तो मान लो, स्टेप्स लिखवा लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, पहले यहाँ पे देख लो क्वेश्चन का। मान लो ए लिमिटेड है, इसकी जो प्रॉफिट है ना वो है 20 लाख, लेकिन जो शेयर है ना वो दो टाइप के शेयर है, डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू मतलब दो अलग नॉमिनल वैल्यू के शेयर है। एक है, अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो 10,000 शेयर 10 रुपए वाली, और दूसरा है 10,000 शेयर्स जिसका नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू भी बोलते हैं ना इसको, फेस वैल्यू है 5 रुपया। दो टाइप के शेयर है, तो शेयर कैपिटल कुछ ऐसा है, 1 लाख का ये शेयर्स है, 50,000 का ये है शेयर कैपिटल। अब बताओ, नॉर्मली एक शेयर का अभी तक देख रहे थे, अब तो दो शेयर आ गया, डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू वाला, करेक्ट। डिविडेंड राइट सेम है, यानी कि इस पे भी 10% डिविडेंड मिलता है, तो मान लो इस पे भी 10%, यानी कि दोनों शेयर को सेमी रेट ऑफ डिविडेंड अनाउंस होता है, ये मैंने माना है। अब सीधा नंबर ऑफ शेयर तो जोड़ नहीं सकते, दिस प्लस दिस, क्यों, ये 5 रुपए वाला शेयर है नॉमिनल वैल्यू। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट इक्विवेलेंट शेयर, इक्विवेलेंट शेयर्स, ठीक है। अच्छा चलो ये भी लिख देता हूँ, डेट भी डाल देता हूँ कि और मजेदार आ जाएगा। मान लो ये 1/4/2024 से है, साल की शुरुआत से, ये प्रॉफिट 2024-25 का है, ठीक। और ये बीच में इशू हुआ था 30/9/2024 को। पहले तो इक्विवेलेंट शेयर निकालेंगे, दूसरा ब्लू पेन ले लेते हैं, दूसरा कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, पूरा लिख लेना, पता चले कि आप लोग बाद में भूल गए।
मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ तो छोटे मोटे चीज यूज कर सकता हूँ। थर्ड, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकाल लेना है। कैलकुलेट इक्वल ईपीएस, या सीधा ईपीएस लिख लो, कैलकुलेट ईपीएस। और चौथे नंबर में रिकन्वर्ट ईपीएस फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर्स। कह रहा है दोनों शेयर बराबर तो नहीं है, एक 10 रुपए वाला है, एक 5 रुपए वाला है, तो पहले इक्विवेलेंट शेयर यानी कि दोनों को बराबर लेके आएंगे। ठीक है, करके दिखाता हूं, समझ में आएगा। वन नंबर में क्या था, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट शेयर। देखो, ताकि सारे शेयर को 10 रुपए वाला बना दो या सबको 5 रुपए वाला बना दो, सिंपल सी बात है। अगर सबको 10 रुपए वाला बनाए तो जो ईपीएस आएगा वो 10 रुपए के हिसाब से आएगा। सबको 5 रुपए में कन्वर्ट कर दिया तो जो ईपीएस आएगा वो 5 रुपए के हिसाब से आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं सबको 10 रुपए में कन्वर्ट कर देता हूं, स्लाइड में इधर बगल में 5 रुपए में भी कन्वर्ट करके दिखा दूंगा। पहले यहां पे लिख लेते हैं। एक चार को एक शेयर था जो पहला था अपना, दो क्लास के शेयर बोलते हैं, क्लास 1 क्लास 2 अलग अलग क्लास के शेयर है। एक चार को 10,000 शेयर है। मान लो मैं सबको 10 में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो कैसे होगा, इंटू 10 करूंगा तो शेयर कैपिटल टोटल आ जाएगा, डिवाइड बाई 10 तो 10 रुपए वाला शेयर बन जाएगा 10,000। क्योंकि ये 10 रुपए वाला ही शेयर था तो इसीलिए इसका वैल्यू 10,000 भी आएगा। पर दूसरा शेयर 30/9 वाला देखना, ये तो 10,000 है, भले ही शेयर 10,000 है, 5 रुपए वाला है, तो 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 के इक्विवेलेंट देखना जरा, इंटू 5 करोगे तो आ गया शेयर कैपिटल, डिवाइड बाई 10 करोगे, 10 रुपीज वाले शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 5,000। कहने का मतलब 10,000 शेयर 5 रुपए वाला हो या फिर 5,000 शेयर 10 रुपए वाला हो, बात तो बराबर है। 10,000 शेयर हो 5 रुपए वाला, तब भी 50,000 ही शेयर कैपिटल होते हैं। या फिर मैंने उसी को कन्वर्ट कर दिया, 5,000 शेयर 10 रुपए में कन्वर्ट कर दिया, तब भी 50,000 है। पर 10 रुपए में कन्वर्ट किया तो दोनों शेयर अब बराबर हो गए। दोनों शेयर को जोड़ने के लिए इक्वल करना जरूरी है, इक्विवेलेंट करना जरूरी है। एक 10 रुपए वाला था, एक 5 रुपए वाला था, इक्वल नहीं हो सकता। ठीक, इक्विवेलेंट का कंसेप्ट आपने कहीं और भी पढ़ा होगा, अभी तो रिवीजन करा रहा हूं तो इसलिए बोल सकता हूं। सर्विस कॉस्टिंग में इक्विवेलेंट यूनिट का कंसेप्ट है, वहां पे भी हम यूनिट को इक्विवेलेंट करते हैं, ये भी तो यूनिट को इक्विवेलेंट कर रहे हैं। चलो दूसरे नंबर में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालो। अब 1/4 से लेकर 30/9 तक ये 10,000 शेयर्स थे पूरे 6 महीने के लिए। 30/9 से 31/3/25 तक 5,000 और शेयर आए। अब इसको लेना है, हमने इक्विवेलेंट किया ही है कि दोनों बराबर बेस 10 रुपए वाले में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, 5,000 और ऐड हुआ तो 15,000 हो गए टोटल, ये रहा। अब तीसरे स्टेप में मैंने बोला था ईपीएस निकाल लो। ये जो ईपीएस आएगा, क्योंकि सारे शेयर को 10 रुपए में कन्वर्ट कर दिया है, ये तो 10 रुपए वाला ही था, ये 5 रुपए वाला जो शेयर था इसको 10 रुपए में कन्वर्ट कर दिया, तो जो ईपीएस आएगा ना, कितना है प्रॉफिट, 20 लाख। जो ईपीएस आएगा ना ये कितने वाला आएगा, 10 रुपीज के हिसाब से 160। देयरफॉर अगर मुझे ईपीएस निकालना हो 5 रुपए वाले के लिए, दो टाइप के शेयर थे ना, एक 10 रुपए वाला, उसके हिसाब से तो ईपीएस आ गया। 5 रुपए के हिसाब से आना हो तो सर ये 160, अगर 10 रुपए का ईपीएस है तो 5 रुपए का ईपीएस कितना आएगा, 80 रुपीज, ये रहा। यानी कि दोनों क्लास के लिए हमने सेपरेट ईपीएस निकाला, तो पर ऐसे संभव नहीं था, सीधा शेयर को नहीं जोड़ सकते,
इक्विवेलेंट शेयर जोड़ेंगे, प्रोसेस सेम है। इक्विवेलेंट जोड़ने के बाद एक बार इक्विवेलेंट निकाल लिया तो नॉर्मली जैसे नंबर ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं, ईपीएस निकालते हैं, बस ईपीएस निकालने के बाद एडिशनल स्टेप क्या है, रिकन्वर्ट कर देंगे, यानी कि दोनों क्लास के लिए लिख के दिखाएंगे। क्या सर 5 रुपए वाले में भी कन्वर्ट कर सकते थे? कर सकते थे। करके दिखाओ सर। चलो करके दिखाते हैं। मुझे चाहिए थोड़ा सा स्पेस। अगर हम 5 रुपए में कन्वर्ट करते तो पता है होता क्या, एक लाइन खींच देता हूं कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। होता क्या, ये देखो, ये 10,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 5, 5 रुपए में कन्वर्ट कर रहा हूं तो 20,000 आ जाता। दूसरा 30 वाले शेयर को 10,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 5, जितने रुपए में कन्वर्ट करना है उतने से डिवाइड करना होता है, ठीक है, 10,000 ही आता। फिर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं, 20,000, ये जो शुरू का शेयर है ये 6 महीने, इसमें इतना और जुड़ गया तो 30,000, नेक्स्ट 6 मंथ 25,000 आता। ईपीएस निकालते 20 लाख डिवाइड बाई 25,000, पता है ये ईपीएस कितने रुपए का आता है, 5 रुपए के हिसाब से। क्यों? क्योंकि हमने सब शेयर को 5 रुपए के इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर दिया है। 80, फिर हमें ईपीएस निकालना पड़ता 10 रुपए के हिसाब से। बताओ अगर 80 5 रुपए का ईपीएस है तो 10 रुपए का ईपीएस 160, अभी भी तो उतना ही आ रहा है जितना हमने निकाला था। तो चाहे सब शेयर को 5 रुपए के इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर दो या सब शेयर को 10 रुपए के इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर दो, क्योंकि डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू है ना, सेम नॉमिनल वैल्यू पे लेके आओ, जिसको इक्विवेलेंट शेयर, इक्वल शेयर अलग अलग नाम से बोलते हैं। ठीक, फिर ईपीएस निकाल लो, जितने में कन्वर्ट करे हो ईपीएस उस बेस के लिए आएगा, फिर ही कन्वर्ट कर दो। 10 रुपए के हिसाब से निकाला है तो 5 वाला निकाल लो, 5 रुपए के हिसाब से निकाल रखा है तो रिकन्वर्ट करके 10 रुपए के हिसाब से भी निकाल दो, क्योंकि आपको डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर के लिए ईपीएस रिपोर्ट करना पड़ता है, ये रूल है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, इतना रिवाइज करके आइए। ठीक, जो सेकेंड पार्ट है इसका, डिफरेंट डिविडेंड राइट, डिफरेंट डिविडेंड राइट, इसका हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है नहीं तो मैं करवा नहीं सकता, इसलिए मैंने क्वेश्चन खुद से ही फ्रेम कर दिया और करवाया। आपको समझ में आना चाहिए, इलस्ट्रेशन होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आया क्या? बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। लेक्चर पसंद आता है तो जरा लिखो कि लेक्चर कैसा लगता है। ठीक, मुझे भी पता चलना चाहिए कि बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इस वजह से आप लोगों को डेफिनेटली कमेंट में मेंशन करना है। कोई दिक्कत है वो भी, कुछ पसंद आता है वो भी, कुछ हेल्प चाहिए वो भी। जब तक आप स्पेसिफाई नहीं करोगे, जब तक आप चीजें लिखोगे नहीं, क्लियर नहीं करोगे, मैं कैसे समझूंगा कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, ख्याल रखो। ठीक है।